स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का पार्ट थर्ड। और इस पार्ट थर्ड में आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं लायबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर। जो प्रमोटर हैं उनकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, उनके क्या दायित्व हैं। प्रमोटर एक व्यक्ति हो सकता है या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। इट कैन बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। पहली जो लायबिलिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है। लायबिलिटी फॉर फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। अगर किसी प्रमोटर ने कंपनी बनाने के लिए अगर गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, तो वहाँ पर ये सोलली यानी कि केवल और केवल प्रमोटर का दायित्व है कि उसने ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन क्यों दी और इसी के लिए वो जिम्मेदार है। प्रोविज़न्स ये कहते हैं कि इनकॉर्पोरेशन के लिए यदि फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई है, भले ही उसमें और दूसरी एजेंसी शामिल हो, लेकिन प्राथमिक तौर पर प्रमोटर ही उसका जिम्मेदार है। दूसरा आता है लायबिलिटी फॉर मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि क्रय विवरण शेयर इश्यू करने से पहले का एक स्टेप है, जिसमें कंपनी ये बताती है कि कंपनी जब अपनी कैपिटल एक्वायर कर लेगी तो वो अपने बिजनेस को आगे चलाने के लिए उन फंड्स का उपयोग किस प्रकार से करेगी, क्या उसके बिजनेस ऑपरेशंस रहेंगे। यदि प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ इस तरह के तथ्य दिए हुए हैं जो कि जनरल पब्लिक को या जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं उनको दिग्भ्रमित कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्राथमिक जिम्मेदारी प्रमोटर की होगी। थर्ड आता है लायबिलिटी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस एज टू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइवेट प्लेसमेंट मोड। प्राइवेट प्लेसमेंट मोड कब अडॉप्ट होता है? जब जो प्राइवेट कंपनी है वो केवल और केवल क्वालिफाइड शेयर होल्डर्स को ही अपने जो शेयर्स हैं वो देती है। प्राइवेट कंपनी में हमने पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी को क्रय विवरण बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने डिस्क्रिशन पर बिना मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्वीकार किए ही शेयर इशू कर सकती है। तो अगर यहाँ पर कंपनीज एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए प्रमोटर जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी फॉर फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर आइटम्स ऑफ स्पेशल बिजनेस। यदि किसी कंपनी का कोई स्पेशल बिजनेस है अथवा कोई हिडन बिजनेस है, छुपा हुआ बिजनेस है, अथवा उसके छिपे हुए उद्देश्य हैं, अगर इस तरह से कुछ है और उसको कंपनी बता नहीं रही है तो प्राथमिक तौर पर प्रमोटर को ही जिम्मेदार माना जाएगा। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी फॉर फेलियर टू रीपे मनी और रिस्टोर प्रॉपर्टी। यदि बाद में पता चलता है, शेयर इशू करने के बाद में पता चलता है या कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बाद में पता चलता है कि जो क्रय विवरण में अथवा प्रस्तुत किए गए तथ्यों में गड़बड़ी थी अथवा वो झूठे थे, और उसके बाद में अथॉरिटी द्वारा ये निर्देशित किया गया कि वो पैसा अथवा वो प्रॉपर्टी वापस देनी है, यानी कि उसका रिस्टोरेशन करना है, तो और रिस्टोर नहीं किया गया है, जो पैसा है वो वापस नहीं दिया गया है, तो उस केस में भी प्राथमिक तौर पर प्रमोटर ही जिम्मेदार माने जाएंगे। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी फॉर नॉन कोऑपरेशन टू कंपनी लिक्विडेटर। कंपनी जब लिक्विडेशन की तरफ जाती है तब एक कंपनी लिक्विडेटर की वहाँ पे एक पद होता है। उस केस में अगर प्रमोटर उस कंपनी लिक्विडेटर का कोऑपरेशन नहीं करता, उससे समन्वय स्थापित नहीं करता है,
तो ये उसी की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी लिक्विडेटर को कोऑपरेट करे और जो भी निर्देश उसके द्वारा दिए जा रहे हैं उनका क्रियान्वयन कराए। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। कंपनी अभी अपनी शुरुआती फेज़ में है और कंपनी बनते ही कुछ एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए उनको कहा जाता है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अगर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट करना है, परफॉर्मेंस उसको परफॉर्म करना है, तो ये जिम्मेदारी प्रमोटर की होती है कि वो उनका क्रियान्वयन कराए। अब नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अलग अलग स्टेजेस हैं इसमें, जिसमें कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, कंपनी को बनाया जाएगा। बहुत सारे स्टेप्स, छोटे छोटे बहुत सारे स्टेप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बड़ा स्टेप होता है प्रिलिमिनरी स्टेप, शुरुआती प्राथमिक स्तर पर हमारे पास टोटल 18 स्टेप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है डिसाइडिंग द काइंड ऑफ कंपनी। कंपनी का जो आइडिया जब जनरेट हुआ प्रमोटर्स के बीच में, या जो प्रमोटर है उसके मन में, तो उसको ये भी देखना होगा कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के हिसाब से कौन सा बिज़नेस सूटेबल रहेगा, या उनके पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी जो कार्य क्षमता है वो कौन से कार्य को करने में है। तो उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि इकोनॉमी के कौन से सेक्टर में उसको जाना है। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। क्या वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को पूरा कर सकता है? क्या वो इतनी कैपिटल एक्वायर करने में, जनरेट करने में सक्षम है जिससे कि वो कंपनी स्थापित कर सके? इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो उस कंपनी के प्रकार को डिसाइड करेंगे। कंपनी ओपीसी होगी, कंपनी पब्लिक होगी, कंपनी प्राइवेट होगी, कंपनी कोई जॉइंट वेंचर हो सकती है, कंपनी कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए हो सकती है। तो यहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि कंपनी का प्रकार क्या है, और कंपनी का प्रकार डिसाइड होते ही ये डिसाइड हो जाएगा कि उसके ऊपर अध्यारोपित होने वाले जो प्रोविज़न्स हैं, जो प्रावधान हैं, वो कौन से हैं। कंपनी का टाइप चेंज होते ही प्रोविज़न्स बदल जाते हैं। तो कंपनी का प्रकार डिसाइड होने के बाद में आगे की गतिविधियां डिसाइड हो जाती हैं कि किस प्रकार से आगे गतिविधियां की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसाइडिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी कोई सी भी हो, उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जिसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस में होना, यानी कि उसको भौतिक स्वरूप में होना बहुत ज़रूरी है। और रजिस्टर्ड ऑफिस उसके लेटर हेड पर, उसकी कॉमन सील पर, उसके जितने भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो सब जगह आएगा। तो रजिस्टर्ड ऑफिस की स्थापना भी बहुत क्रूशियल स्टेप है। नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग DIN बाय द प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर्स। जिन डायरेक्टर को हम अपॉइंट करने वाले हैं उन डायरेक्टर का डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब इस डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जो डायरेक्टर है वो पार्ट टाइम हो सकता है, वो फुल टाइम हो सकता है, वो रोटेटरी हो सकता है, और एक डायरेक्टर एक से अधिक कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है। तो उसका लेखा जोखा रखने के लिए डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग डिजिटल सिग्नेचर्स बाय प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। क्योंकि अब जो भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है वो अब डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है, फिज़िकल फॉर्म्स नहीं होती हैं, तो
डायरेक्टर्स का और प्रमोटर्स का जो डिजिटल सिग्नेचर है वो लेना होता है। सेलेक्टिंग एंड रिजर्विंग नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। मिलता जुलता वो नाम है या उसका नाम कुछ इस प्रकार से है कि वो गवर्नमेंट के नाम को रिफ्लेक्ट कर रहा है या गवर्नमेंट से मिलता जुलता है, तो उसको अप्रूवल नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर INC 1 में, यानी जो फॉर्म नंबर है INC 1, उसमें ये व्यवस्था है कि वो नाम को रिजर्व कराए और कंपनी का नाम स्थापित करे। इसके बाद में जो है वो आता है ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम। ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम और ड्राफ्टिंग आर्टिकल, यानी कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, ये दोनों कंपनी के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं, जिसमें अलग अलग टेबल्स दी हुई हैं। मेमोरेंडम में टेबल A, B, C, D, E है, शेड्यूल्स हैं उसके, और जो आर्टिकल्स हैं उसमें टेबल F, G, H, I, J है। तो उन सभी टेबल्स में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन मांगी गई है और उन सभी इंफॉर्मेशन को उसमें भरना अनिवार्य है। नेक्स्ट आता है वेटिंग ऑफ द ड्राफ्ट्स, यानी कि पुनरावलोकन करना। जो ड्राफ्ट्स हैं उनको वापस से ये देखना कि कहीं उनका निर्माण जो हुआ है वो कहीं किसी प्रावधानों के अगेंस्ट तो नहीं है, कहीं कोई प्रावधान का कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इस तरह से देखना होता है। देन प्रिंटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसकी एक कॉपी निकाली जाती है, उसकी स्टाम्पिंग की जाती है, उस पर डेट लगाई जाती है और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ नॉमिनी इन केस ऑफ OPC। 1% कंपनी के केस में, क्योंकि वहाँ पे एक ही व्यक्ति है, तो उस केस में जो नॉमिनी है उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो नॉमिनी है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन केस अगर जो उसका मेंबर है वो अगर एब्सेंट है या डिसीज्ड है, उस केस में जो नॉमिनी है वो फिर बिजनेस को कैरी ऑन करता है। नेक्स्ट इज़ ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन एज टू कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए जो डिक्लेरेशन है वो लेने होते हैं। अब डिक्लेरेशन किसके लेने होते हैं? जो हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाए हैं वो सभी लीगल रिक्वायरमेंट्स को, लीगल प्रोविजंस को, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो ये डिक्लेरेशन हम ले सकते हैं। किन से ले सकते हैं? वो एडवोकेट हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं या कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं। और कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं डायरेक्टर हो सकते हैं कंपनी के, मैनेजर हो सकते हैं और कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं। तो ये वाली जो भी सभी सूचनाएं हैं वो सभी INC 8, जो फॉर्म नंबर INC 8 है उसमें भरकर तैयार करनी होती है। देन ऑब्टेनिंग एफिडेविट फ्रॉम सब्सक्राइबर्स एंड पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर। जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र लेना होता है, जिससे कि ये पता लगा सके कि वो किसी दूसरे बिजनेस में एंगेज नहीं है और उनके जो ऑब्जेक्ट है वो मिसलीडिंग नहीं है, फ्रॉडुलेंट नहीं है और मिसफिसेंस भी नहीं है, और इसके अलावा वो किसी तरह के प्रावधान का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। देन जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे डिफरेंट जो सूचनाएं हैं वो लेनी होती है। उनका नाम, फैमिली नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, ये सभी फॉर्म नंबर INC 10 में तैयार करनी हो। इनसे भी इसी प्रकार की सूचना मांगनी है जैसे कि सब्सक्राइबर से मांगी थी।
नेक्स्ट इज ऑब्टेनिंग पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। फर्स्ट जो डायरेक्टर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो किस इंटरेस्ट में होती है, उसकी डायरेक्शन का पता करना भी इम्पोर्टेंट है। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं वो अगर किसी दूसरी जो फर्म्स हैं या बॉडी कॉरपोरेट है उसमें कहीं और पहले से तो काम नहीं कर रहे हैं, तो जैसा कि रूल INC 17 में है सेक्शन 7(1)G में, उसके अनुसार उनके इंटरेस्ट को जो पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट है, वो प्रमोटर्स को उनसे लेने हैं। देन ऑब्टेनिंग कंसेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स हैं उनकी सहमति पत्र है वो उनसे लेना है। देन ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ सेक्टोरल रेगुलेटर्स, हमारी कंपनी जिस भी सेक्टर में है उस सेक्टर की जो रेगुलर जो बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं, उनसे उनका अप्रूवल लेना है। जैसे कि कोई फैक्ट्री है तो उसके ऊपर फैक्ट्रीज़ एक्ट लागू होगा, और इसके लिए फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी सहमति, उसकी परमिशन लेना अनिवार्य है। तो इस तरीके से जो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनसे वो लेना अनिवार्य है। नेक्स्ट इज़ ड्राफ्टिंग अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इन सभी पर्टिकुलर्स के अलावा जो भी बचे हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स की फॉर्म्स में हो सकते हैं, तो उन सभी की प्रिपरेशन उनको करनी होगी, उनको ड्राफ्ट करना होगा। तो आज के लेक्चर में हमने प्रिलिमिनरी स्टेप डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन एंड डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।